हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2, जहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। और थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड हम लोगों ने इनिशियल टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करे थे, जैसे कि व्हाट इज़ डिमांड, डिमांड के टाइप्स। तो दो मेन टाइप हम लोगों ने देखा था। टाइप बोल सकते हैं आप या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, वेरिएंट्स, मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक और डिस्कस किया था विच इज़ डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन से ही हम अपने आज के क्लास को शुरू करते हैं, सो दैट कि फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। डिमांड फंक्शन के अंदर हम लोगों ने जाना था कि ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम फंक्शनल रिलेशनशिप जानते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है बिटवीन द टू फैक्टर्स, ठीक है, टू मेन कंपोनेंट्स। फंक्शन से आप लोगों को फंक्शनल रिलेशनशिप के बारे में बताया था। और डिमांड फंक्शन में हम डिमांड विच मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि उनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं और कुछ मेन फैक्टर्स लेकर हम डिमांड फंक्शन को फटाफट से जानते हैं। सबसे पहला है डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। देखिए, जिस कमोडिटी के डिमांड की बात हो रही है उस कमोडिटी का खुद का प्राइस एक दूसरे को प्रभावित करता है और इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट या फिर आप कह सकते हैं इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करता है उस कमोडिटी का जो डिमांड है वो डिक्रीज करेगा। अगर उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है, कीमत कम होती है, तो उस कमोडिटी की जो मांग है वो बढ़ती है। आप हमेशा से देखोगे कोई भी चीज़ जो जितनी महंगी उसकी मांग उतनी कम और जो जितनी सस्ती उसका डिमांड जो है वो उतना ही हाई है। तो प्राइस और डिमांड एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली रिलेटेड है और प्राइस जो होता है किसी भी वस्तु का वो उसके डिमांड को इनडायरेक्ट या फिर आप कहोगे उल्टे तरीके से प्रभावित करता है। वहीं पर अगले फैक्टर की बात करें विच इज़ पी आर एंड इधर हम ले रहे हैं डिमांड और ये है पी आर। व्हाट इज पी आर? तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब जब हम प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की बात करेंगे तो ज़रा आप ध्यान दोगे, रिलेटेड कमोडिटी का जो एक टर्म आता है, ठीक है, प्राइस यहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं, हम रिलेटेड कमोडिटी की बात कर रहे हैं। तो रिलेटेड कमोडिटी में यूजुअली हम दो तरह के गुड्स को इंक्लूड करते हैं। एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स या सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है कि वैसे गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप कोई एक वस्तु लेना चाह रहे हैं, वो नहीं मिली, उसकी जगह पर आप दूसरी वस्तु खरीद सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। दूसरा एग्जाम्पल, शर्ट एंड टी शर्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो इस तरह से दो वस्तुएं जो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं कुछ इस तरह से कि एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं ज़रूरत के हिसाब से, उनको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो वैसे गुड्स जो दो एक दूसरे के साथ साथ यूज़ होते हैं, एक दूसरे के बिना इनका कोई इस्तेमाल ऐसे बहुत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल। अगर कार को यूज़ करना है तो पेट्रोल को इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ पेट्रोल काम का नहीं है, सिर्फ कार काम का नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह के गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। उसी तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं पेंसिल एंड इरेजर और यू कैन से रबर। तो ये जो कमोडिटीज़ हो गए, ये जो गुड्स का पेयर हुआ, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम यहाँ पर जो रिलेटेड कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो हम वही दो कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान रखेंगे, अगर हम सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के केस में देख रहे हैं तो एक वस्तु की कीमत अगले वस्तु के डिमांड को प्रभावित करती है। सब्स्टिट्यूट के केस में ये संबंध जो है वो सीधा होता है।
डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे? अगर किसी भी, जैसे रिलेटेड कमोडिटी में टी ले लीजिए और कॉफ़ी ले लीजिए, अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो चाय का जो डिमांड है वो घटेगा। अब क्योंकि चाय की मांग कम हुई है तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी की जो मांग है वो मार्केट में बढ़ेगी। लोग अगर चाय नहीं पी रहे हैं तो लोग कॉफ़ी पिएंगे, तो कॉफ़ी का डिमांड जो है वो हाई होगा। अब अगर आप डायरेक्टली चेक करोगे टी के प्राइस और कॉफ़ी के डिमांड का संबंध, तो वो दोनों आपको सीधा मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। इस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात अगर हम रिलेटेड कमोडिटी में करें तो सीधा संबंध है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मान के चलिए कार का प्राइस और पेट्रोल का डिमांड, हम इसकी बात करें अगर कार की कीमत, अच्छा दोनों में संबंध कैसा है पहले तो आप वो जान लें। दोनों में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर कार की कीमत बढ़ती है तो कार की मांग यानी कि डिमांड घटेगी। अब क्योंकि कार की डिमांड कम हो रही है तो पेट्रोल, जैसा कि मैंने कहा पेट्रोल अकेला काम का नहीं है, तो लोग पेट्रोल का डिमांड भी कम करेंगे। अब जब डायरेक्टली आप देखोगे तो कार के प्राइस में इंक्रीज होने से पेट्रोल का डिमांड घटा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में रिलेटेड कमोडिटी में डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है। और अगर हम रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट रिलेशन आपको सब्स्टिट्यूट में दिखेगा और इनवर्स रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखने को मिलेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ व्हाट इज वाई? वाई जो है वो यहाँ पर इनकम को डिनोट कर रहा है। इनकम के केस में अगर आप देखोगे तो इनकम जो है और डिमांड दोनों में डायरेक्टली देखा जाए तो डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा इनकम होगा लोग जो हैं वो डिमांड उतना ज़्यादा करेंगे। इनकम अगर कम है तो लोगों के द्वारा जो मांग किया जा रहा है वो भी कम होगा। इस तरह से इनकम और डिमांड के बीच में सीधा संबंध है। व्हाट इज टी? तो टी यहाँ पर बता रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को, जो कि कंज्यूमर के द्वारा दिया जाता है अलग अलग कमोडिटीज़ को। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करें तो डिमांड बिल्कुल प्रभावित होता है कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस से। कौन सा कंज्यूमर किस तरह की कमोडिटी को पसंद करता है ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो उसका डिमांड कितना करते हैं। कंज्यूमर अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी को डिमांड करते हैं, कम और ज़्यादा। तो इसमें कोई डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है अलग तरह की कमोडिटीज़ कुछ खास किस्म के कंज्यूमर के द्वारा ही मांगी जाएगी और डिफरेंट टाइप की कमोडिटीज़ डिफरेंट, लाइक जितनी वैरायटी के कंज्यूमर्स होंगे उनके टेस्ट उतने अलग अलग होंगे और जितने वेरियस टेस्ट होगा कंज्यूमर का डिमांड भी उतना ही अलग अलग होगा। ई एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। अब कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन जो है वो दो तरह का होता है। एज अ कंज्यूमर आप सोचोगे कि फ्यूचर में प्राइसेस जो हैं वो घटने वाले हैं, आप इस तरह की उम्मीदें रख सकते हैं। या एज अ कंज्यूमर आप सोचेंगे कि फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो अगर कंज्यूमर को फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग द चेंज इन प्राइसेस और इंक्रीज और डिक्रीज, तो इससे उनका वर्तमान में जो डिमांड है, जो प्रेजेंट टाइम पर डिमांड है, वो प्रभावित होता है। अगर एज अ कंज्यूमर आपका एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस फ्यूचर में घटेंगे, आप अभी डिमांड को घटा दोगे, आप वेट करोगे कि जब प्राइस कम होगा हम तब खरीदेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप ऐसे कंज्यूमर हैं जिनको उम्मीद है कि फ्यूचर में कीमतें बढ़ जाएंगी, आपकी डिमांड जो होगी वो अभी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि भविष्य में महंगी वस्तु खरीदने से अच्छा है अभी ही सस्ती वस्तु ले लिया जाए और ज़रूरतों को पूरा कर लिया जाए। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द चेंज इन प्राइस इम्पैक्ट करता है किसी भी कंज्यूमर के द्वारा जितनी भी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसको। ये आपके फटाफट से फैक्टर्स हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही फैक्टर्स हैं, ये भी आप जान कर रखें, ध्यान में रखें। फैक्टर्स इससे भी ज़्यादा है, लेकिन दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। आप इतना याद रखेंगे हमारा काम हो जाएगा। अब हम चलेंगे हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है डिमांड शेड्यूल।
व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? चलिए बात करें फटाफट से। तो डिमांड का मतलब तो हम सबको पता है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जिसको कंज्यूमर खरीदने को तैयार है, एक गिवन प्राइस पर खरीदने की एबिलिटी रख रहे हैं और इन अ गिवन टाइम पीरियड। शेड्यूल शब्द का मतलब आप हमेशा याद रखेंगे, टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। तो अगर हम डिमांड शेड्यूल को डिफाइन करना चाहें तो आप कहिए इट इज़ अ टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, शॉर्ट में, ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी वस्तु की मांग को अगर आप टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो वही टैब्यूलर प्रेजेंटेशन डिमांड शेड्यूल कहलाता है। अब जैसा कि हमने देखा है कि डिमांड के दो वेरिएंट हैं, डिमांड के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है आपका इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा है आपका मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की जब हम बात करेंगे तो उसके भी दो वेरिएंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा हो जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। नाउ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का सिंपल सा मतलब है, देखो शेड्यूल वर्ड है मतलब टैब्यूलर प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ अ टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। मार्केट डिमांड शेड्यूल को कैसे करोगे डिफाइन? तो ये भी टैब्यूलर प्रेजेंटेशन है, किसका? तो मार्केट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी का। तो बिल्कुल शॉर्ट में आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करें, डिमांड शेड्यूल में जब हम रोज एंड कॉलम्स में डिमांड और सप्लाई, डिमांड और प्राइस का रिलेशन देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी मार्केट में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड जो है क्वांटिटी कमोडिटी का वो घटता जाता है। यानी डिमांड शेड्यूल इन्वर्स रिलेशन को शो करता है जो कि प्राइस और डिमांड में देखने को मिलता है। इसी तरह से इंडिविजुअल डिमांड में भी आपको इंडिविजुअल डिमांड और प्राइस का संबंध दिखेगा जो कि अगेन आपको इन्वर्स ही दिखेगा, उल्टा संबंध ये दिखाएगा, इन्वर्स रिलेशनशिप को ये शो करता है किसके किसके बीच के? तो मेन दो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सिमिलरली मार्केट डिमांड शेड्यूल के साथ भी सेम बात होगी। तो ये तो हुई बात डिमांड शेड्यूल की। अगला जो टॉपिक है होगा हमारा वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता, विच इज़ डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व की बात करें तो जहाँ कहीं पर भी कर्व शब्द आ रहा है, कर्व का मतलब आप यहाँ पर समझोगे इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अब किस चीज़ का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है? तो किसी भी कमोडिटी के डिमांड शेड्यूल को, मांग संबंधित जो टेबल हम बनाते हैं, तालिका जो हम बनाते हैं, तो उस डिमांड शेड्यूल को जब आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो तो उसे ही हम डिमांड कर्व बुलाते हैं। सिमिलरली जैसे हमने डिमांड शेड्यूल में देखा, देयर आर टू वेरिएंट्स, डिमांड के दो वेरिएंट्स हैं, है ना। एक है आपका इंडिविजुअल डिमांड, तो उसी तरह से डिमांड शेड्यूल के दो वेरिएंट्स हो गए, एक हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो डिमांड कर्व की जब हम बात करने लगेंगे तो डिमांड कर्व भी हम लोगों को दो टाइप का दिखेगा। एक तो आपको दिखेगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा आपको दिखेगा मार्केट डिमांड कर्व। जैसे कि डिमांड के दो टाइप हैं तो डिमांड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वैरी करता है। तो डिमांड इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व में भी आप बिल्कुल उसी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन आपका या मीनिंग आपका इसी तरह का होगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इंडिविजुअल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसका? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ ए कमोडिटी। मार्केट डिमांड कर्व के बारे में भी आप कहोगे कि ये एक तरह का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑफ ए कमोडिटी।
ठीक है। डिमांड कर्व हमें जानना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करें, जहां वाई एक्सिस पर आप प्राइस ले लेते हो और एक्स एक्सिस पर आप क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं, तो जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा, जैसे जैसे प्राइस जो है वो घटता जाएगा, आप देखोगे कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है कमोडिटी की वो बढ़ती जा रही है। जब आप इस रिलेशनशिप को ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो डिमांड का जो आपको कर्व देखने को मिलेगा, जैसे ये कॉमन पॉइंट 20 रुपया प्राइस है तो डिमांड हो रहा है 10 यूनिट्स, 15 रुपीज़ प्राइस हो गया तो डिमांड बढ़ करके हो गया 20 यूनिट्स, 10 रुपीज़ प्राइस घट गया, डिमांड बढ़ गया 30 यूनिट्स, और जब प्राइस घट के 5 रुपये हो गया, डिमांड जो है वो बढ़ के 40 यूनिट्स हो गया। जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिला दोगे आपको डिमांड कर्व मिलेगा, जो कि होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जो उल्टे संबंध को दिखाएगा, इन्वर्स रिलेशन को दिखाता है दो चीज़ों के बीच में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टे संबंध को दिखाने वाले कर्व को ही हम डिमांड कर्व बोलते हैं। अगर आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी बनाओगे तो वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अगर आप मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे उसका स्लोप भी डाउनवर्ड ही होगा। तो इस तरह से डिमांड का जो कर्व है वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, और ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है डिमांड कर्व से रिलेटेड। अब हम चलेंगे आगे के पॉइंट पर। अच्छा, डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की जहाँ पर हमने बात करी है तो यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि क्या कारण है, कॉजेस क्या है, किस चीज़ के कारण डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के पीछे। डिमांड कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे मेन 4 रीज़न है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये एप्लीकेबल होता है, यानी कि जैसे जैसे कंज्यूमर कंजम्पशन करते जाते हैं वैसे वैसे हर एक कमोडिटी के लास्ट यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो घटती जाती है। अब क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती जाती है जैसे जैसे कमोडिटी को कंज्यूम किया जाता है, ये लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस और डिमांड में उल्टा संबंध होता है। पहला रीज़न। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट यानी कि कंज्यूमर का इनकम जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कंज्यूमर के द्वारा जो आउटपुट या जो भी कमोडिटी कंज्यूम किया जा रहा होता है उसकी क्वांटिटी वो बढ़ाता है, लेकिन इनकम के बढ़ने से वो हमेशा डिफरेंट कमोडिटीज़ के कंजम्पशन को ऑप्ट करना चाहता है, और इनकम इफेक्ट इस तरह से एक रीज़न बन जाता है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का। अगला जो कारण है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सिंपल मतलब है कि कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो एक से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम कर सकता है। तो क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑप्शंस है तो एक ही कमोडिटी की वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को तभी कंज्यूम करेंगे जब उस कमोडिटी की कीमत घटेगी, और इस तरह से कीमत और मांग के बीच में उल्टा संबंध होता है, और ये हमारे डिमांड कर्व के स्लोप को डाउनवर्ड बनाता है। अगला और आखिरी जो कारण है वो है चेंजेस इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं किसी भी कमोडिटी के रिस्पेक्ट में, सपोज हम यहाँ पे एक्स कमोडिटी की बात कर रहे थे, तो प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ एक्स, तो एक्स कमोडिटी को खरीदने वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो हमेशा बदलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि डिमांड प्रभावित होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से, और जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो हमेशा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर के द्वारा जो वस्तु खरीदी जा रही होती है उस वस्तु की कीमत जब जब कम होगी तभी वो कंज्यूमर उस कमोडिटी के ज़्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा, यानी कि खरीदेगा।
और इस तरह से कंज्यूमर्स की संख्या बदलने के कारण भी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखिए किसी भी कमोडिटी के ना कंज्यूमर्स जो है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स वो कभी भी फिक्स नहीं हो सकते हैं कि एक कमोडिटी को खरीदने वाले अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 100 कंज्यूमर हैं तो वो हमेशा 100 ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि डिमांड जिन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो सारे फैक्टर्स बदलते रहते हैं। इनकम बदलता रहता है, टेस्ट बदलता है, प्रेफरेंस बदलता है, एक्सपेक्टेशन बदलता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलता है। अब चलेंगे आगे और अगला टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। बहुत ही सिंपल, लॉ ऑफ डिमांड में आप बस एक लाइन याद रखें, डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स, जब आप उन तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट करते हैं, स्थिर मानते हैं, ठीक है, तो आपको प्राइस और कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांड में उल्टा संबंध देखने को मिलता है। कितनी मात्रा में वस्तु मांगी जा रही है, खरीदी जा रही है, और उस वस्तु की कीमत क्या है। अगर आप देखो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखकर, ये कौन से अदर फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड सेज हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, यानी कि उल्टा संबंध होगा हमेशा कीमत और वस्तु की मांगी जा रही मात्रा के बीच में। लॉ ऑफ डिमांड के बहुत सारे एजम्पशंस होंगे, इसके बहुत सारे एजम्पशंस हैं। एजम्पशन में आपने बस याद रखना है उन अदर फैक्टर्स को जो कि डिमांड को प्रभावित करते हैं, और हर एक पॉइंट में आप उनके साथ कीपिंग कांस्टेंट करते हुए पॉइंट्स बना सकते हैं। आफ्टर द एजम्पशंस आप एक्सप्लेनेशन करोगे। एक्सप्लेनेशन को करने के लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें डिमांड और प्राइस के बीच में उल्टा संबंध दिखाएंगे, और उस टेबल के बेसिस पर आप ग्राफ बना दोगे जहां पर डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कॉजेस की बात करें तो अभी अभी जो हमने रीजन देखे हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, वही इसके कारण होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेप्शंस। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद। ऐसे भी जगह है, ऐसे भी कुछ कमोडिटीज हैं या पॉइंट्स हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ पर काम नहीं करता है ये बात आप जान लें। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ एक्सेप्शन है वो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है प्राइसेस के कम होने की या बढ़ने की, तो ये एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऐसा फैक्टर हो जाता है जिसकी वजह से डिमांड जो है वो प्राइस से इन्वर्सली रिलेटेड नहीं होता है। अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस राइज करेगा, सपोज दैट प्राइस बढ़ेगा, इस केस में कंज्यूमर्स जो हैं वो डिमांड अगर हायर, प्राइस अगर हायर भी होगा तो भी डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि फ्यूचर में और कीमत बढ़ेगी, तो फ्यूचर में और महंगाई आ जाएगी। इससे अच्छा है कि अभी ही ज़्यादा सामान खरीद कर स्टॉक कर ले, अगर वो ड्यूरेबल कमोडिटीज़ के नेचर में आ रहा है तो। इस तरह से अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है प्राइस राइज से रिलेटेड तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। दूसरे केस में अगर बात करें आप प्रेस्टीजियस कमोडिटी के केस में, प्रेस्टीजियस गुड्स हैं अगर, वैसे गुड्स जिनसे आन बान शान की बात होती है, वैसे गुड्स जिनसे आप अपने ओहदे को या अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखा सकते हैं इन द सोसाइटी। नॉर्मली अगर आप कहें शो ऑफ करने के लिए बहुत सारे गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वैसे गुड्स की बात हो रही है, इन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अगर आपको शो ऑफ ही करना है तो कीमत बहुत अधिक भी होगी, आप फिर भी वो वस्तु को खरीदेंगे। इस तरह से हायर द प्राइस हायर द डिमांड हो जाएगा, लोअर द डिमांड नहीं होगा। और ये एक रीज़न क्यों लॉ ऑफ डिमांड या कहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। दूसरा जो आपका पॉइंट है या नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है जिससे जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है वो है इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर इग्नोर करता है,
हायर प्राइस होने पर वो डिमांड को नहीं कम करते हैं या लोअर प्राइस होने पर वो डिमांड को नहीं बढ़ाते हैं। जैसे हम अपने घर के आसपास कोई चीज़ थोड़ी महंगी भी मिल रही है और हमें पता है कि मार्केट तक अगर हम पहुँचे, मेन मार्केट तक हम पहुँचे तो वो चीज़ थोड़ी सस्ती हो जाएगी। तो अगर वैसे केसेस में हम उस तरह के फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं तो आपको लॉ ऑफ डिमांड देखने को नहीं मिलेगा, दोनों के बीच में आपको उल्टा संबंध दिखेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स भी आपका, गिफन पैराडॉक्स गिफन गुड्स के केस में है। गिफन गुड्स हम उनको बोलते हैं जिन गुड्स का डिमांड, गिफन गुड्स वैसे गुड्स हैं जिनका डिमांड घटता है जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो जिन गुड्स का डिमांड घट जाए वैसे गुड्स को हम गिफन गुड्स बोलते हैं। थोड़ी सस्ती क्वालिटी के गुड्स आप कह सकते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर कमोडिटी नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम गिफन गुड्स की बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड एक पैराडॉक्स है जो लॉ ऑफ सप्लाई को, लॉ ऑफ सप्लाई के लिए है एक तरह का पैराडॉक्स, विरोधाभास है, जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड में कहते हैं कि प्राइस और डिमांड में उल्टा संबंध है। गिफन पैराडॉक्स के अंदर हम वही चीज़ देखते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में सीधा संबंध हो जाता है इन केस ऑफ गिफन गुड्स। तो गिफन पैराडॉक्स भी आपका एक तरह का एक पॉइंट होता है, एक तरह का केस है या एक्सेप्शंस का पॉइंट बनता है जहाँ पर हमें लॉ ऑफ डिमांड काम करता हुआ नहीं नज़र आता है। ये 4 पॉइंट्स आप याद रखेंगे और इसी के साथ हम पहुँच जाएंगे हमारे अगले टॉपिक पर, जहाँ पर हम डिमांड के थोड़े टाइप जानेंगे। जैसे इनकम डिमांड की जब हम बात करते हैं तो इनकम डिमांड का मतलब हुआ कि जो डिमांड इनकम पर डिपेंड करे, कंज्यूमर का डिमांड जब डिपेंड करे इनकम पर तो वो कहते हैं हम उसको इनकम डिमांड। और इनकम डिमांड हम अलग अलग केसेस में अलग अलग देख पाएंगे। जैसे हम एक सिंपल केस में देख रहे थे कि कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ेगा तो उसका डिमांड जो है वो यूजुअली बढ़ता है, और अगर इनकम घटेगा तो उसका डिमांड घटता है। इस तरह से इनकम और डिमांड के बीच में हम सीधा संबंध देख पाते हैं। ये एक जनरल केस हुआ। लेकिन अगर हम इनकम डिमांड को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसके बहुत सारे टाइप हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला टाइप हम देख पाएंगे नॉर्मल गुड्स का। देखिए, गुड्स के आधार पर इनकम डिमांड चेंज होता है। तो नॉर्मल गुड्स फर्स्ट, सेकंड जो आप देखोगे वो इंफीरियर गुड होगा, इंफीरियर गुड्स। थर्ड जो आप देख पाओगे उसको हम बोलेंगे गिफन गुड्स। अच्छा, इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स को काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो सेम ही होगा, बट अलग अलग आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले, और इसमें और भी बड़े सारे गुड्स आ जाएंगे जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो इस तरह के भी गुड्स हैं। यहाँ पर मेन हम 2 तरह के गुड्स की बात करेंगे। अच्छा, नॉर्मल गुड्स को हम सुपीरियर गुड कह सकते हैं, नॉर्मल गुड्स को हम सुपीरियर गुड्स भी बुला सकते हैं। और ये क्या है, तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड आप देखोगे कि जो इनकम डिमांड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। नॉर्मल गुड्स हैं ये, तो अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड कंज्यूमर बढ़ाता है, और अगर इनकम घटेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड कंज्यूमर कम करते हैं। वहीं पर अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करें तो इंफीरियर गुड्स के केस में आप देखोगे कि जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हुआ इनकम जैसे जैसे बढ़ता है हम इंफीरियर गुड्स का डिमांड घटाते हैं, और इनकम जैसे जैसे कम होगा, इनकम जितना कम होगा इंफीरियर गुड्स की मांग हम उतनी अधिक करते हैं। तो इंफीरियर गुड्स के केस में आप देखोगे इनकम इफेक्ट या इनकम डिमांड नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा सुपीरियर गुड के केस में। और गिफन गुड्स को अभी अभी मैंने बताया, तो गिफन गुड्स और इंफीरियर गुड्स काइंड ऑफ आप सेम कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि गिफन गुड्स भी वैसे ही गुड्स को कहते हैं जिनकी मांग घटती है जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ता जाता है। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है ना, तो वो सस्ती चीज़ों को नहीं खरीदना चाहते हैं, वो चाहते हैं अपग्रेड करना अपने आप को, अपने नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को, और इस तरह से
वो बेटर कमोडिटीज़ को ऑप्ट करने लगते हैं, सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स को ऑप्ट करने लगते हैं। इसी तरह से हम आगे चलते हैं और अगला जो डिमांड होगा वो आपका होगा क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड में हम दो कमोडिटीज़ के डिमांड को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। एंड क्रॉस डिमांड का मतलब क्या हुआ, तो अगर आप बाकी की सारी फैक्टर्स जो कि डिमांड को प्रभावित करते हैं उनको अगर आप स्थिर मान लें, कांस्टेंट मान लें, तो एक कमोडिटी का चेंज, क्रॉस में हम बेसिकली दो कमोडिटी की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई, सपोज दैट, तो एक कमोडिटी के प्राइस में या डिमांड में चेंज आने से अगले कमोडिटी का डिमांड अगर अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, तो इस तरह के डिमांड को हम क्रॉस डिमांड कहते हैं। जैसे एक्स कमोडिटी के डिमांड में चेंज आने से वाई कमोडिटी का डिमांड प्रभावित हुआ, सिमिलरली अगर वाई कमोडिटी के डिमांड में चेंज आया है, चेंज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से एक्स कमोडिटी के डिमांड में अगर प्रभाव पड़ेगा, देखने को मिलेगा, तो इस तरह से जो दोनों कमोडिटी का डिमांड है उसको हम क्रॉस डिमांड बोलते हैं। अगला आपको टाइप देखने को मिलेगा जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड का सिंपल सा मतलब है दो कमोडिटीज़ का डिमांड जो आपस में एक दूसरे से जॉइंट है, जुड़ा हुआ है। अगर एक्स कमोडिटी को आप खरीद रहे हैं तो वाई कमोडिटी को आपको खरीदना ही होगा। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड में थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। जॉइंट डिमांड में अगर आप एक कमोडिटी को ले रहे हो तो अगले कमोडिटी का डिमांड ऑटोमेटिकली उसमें जुड़ा हुआ है। जैसे कि बैट और बॉल, मान लीजिए आप बैट ले रहे हो तो आपको बॉल लेना ही पड़ेगा। अगर आप स्कूटर खरीद रहे हैं तो आपको पेट्रोल लेना ही पड़ेगा। अगर आपने बैडमिंटन खरीदा है, रैकेट खरीदा है, तो आपको कॉर्क लेना होगा। इस तरह से जॉइंट डिमांड में हम दो कमोडिटी के डिमांड को एक साथ डिमांड करते हैं या खरीदते हैं। अगला जो टाइप है वो आपका है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड में बेसिकली आपको जानना है या ये किस तरह का डिमांड होता है। आप मार्केट गए थे एक ही कमोडिटी लेने, एक्स खरीदने के बाद आपको पता चला कि एक्स को यूज़ करने के लिए मुझे वाई भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स को जब खरीदा उसकी वजह से वाई को खरीदना पड़ा, इस तरह के डिमांड को हम डिराइव्ड डिमांड बोलेंगे। यानी कि पहले से सोचा हुआ नहीं था कि एक्स और वाई साथ में लेना ही लेना है, ये पहले से पता भी नहीं था कि एक्स और वाई साथ लिया जाता है, लेकिन जब आपने एक्स कमोडिटी लिया तो आपको पता लगा कि उसकी वजह से मुझे वाई को भी खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में लेदर का शूज़ लेने जाते हैं तो शू को खरीदने पर आपको पता चला कि उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी पॉलिश को बनाए रखने के लिए मुझे शू पॉलिश अलग से बाय करना पड़ेगा। तो जहाँ वहाँ पर आप लेने गए थे सिर्फ शूज़ लेने के बाद आपको शू पॉलिश भी लेना पड़ा, तो शू पॉलिश का जो डिमांड हुआ उसको हम डिराइव्ड डिमांड बोलेंगे, जो कि शूज़ की वजह से देखने को मिला। इस तरह से डिमांड के जो टाइप है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये आपके डिमांड के कुछ टाइप्स थे। अब इसके आगे के 2-3 टॉपिक हैं बस हम लोगों को जानने, जैसे कि चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में हम दो तरह की डिमांड को डिस्कस करेंगे, दो तरह से चेंज को डिस्कस करेंगे। एक हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व देखेंगे और अगला हम शिफ्टिंग देखेंगे। उसके अलावा हम लोगों को जानना होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड फिनिश होगा। ये कंप्लीट करके हम यूनिट 3 के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। शुरुआत होगी प्रोडक्शन से। थैंक यू।